हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के हाफ विड्थ हाफ एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के बारे में। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो सपोज आपके पास यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ये हमारे पास है एक हमारे पास क्या है, सपोज कोई ऑसिलेटर है। तो ये ऑसिलेटर कोई भी हो सकता है, तो हम इसको मान लेते हैं पेंडुलम है। ठीक है, तो पेंडुलम अगर ऐसे आप यहाँ लटका के छोड़ दोगे तो आके यहाँ रुक जाएगा, सिंपल है ना। यहाँ पे आप लटकाओगे ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे रुकेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थीटा या एक्स डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ दिए तो क्या होगा, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये ऐसे मूव करता रहेगा। इसका मतलब है पेंडुलम कैसा मोशन करेगा, पेंडुलम आपका मोशन करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है पेंडुलम के ऊपर वो क्या होता है, माइनस के एक्स के बारे में, माइनस के एक्स। ठीक है, एफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पेंडुलम के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो कि होगा माइनस के एक्स। अब मान लो अगर यहाँ पे मीडियम है प्रेजेंट, तो मीडियम अगर प्रेजेंट होगा तो बेसिकली एक डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टेंस लगेगा, और ये मीडियम रेजिस्टेंस इस पेंडुलम के ऊपर लगाएगा और इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, है ना। पेंडुलम इनिशियली यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो जैसे ही मीडियम आया तो रेजिस्टेंस लगाया तो पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर फाइनली रुक जाएगा। तो इसका मतलब है एक जो रिटार्डेड फोर्स लगेगा पेंडुलम के ऊपर ड्यू टू मीडियम, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होगा, माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। तो एफ रिस्टोरिंग एफ रिटार्डेड दो फोर्स हो गया इस केस में। तो इस ऑसिलेटर का क्या नाम होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक इसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करें बाहर से, जिसको हम बोल रहे हैं एफ एक्सटर्नल, तो ऑसिलेटर को, जो कि इस केस में पेंडुलम है, अगर हम इसको एक बाहर से फोर्स प्रोवाइड करें एफ एक्सटर्नल, तो वो हो जाएगा आपका एफ जीरो साइन पी टी। मान लेते हैं ये फोर्स है, इसका मतलब फोर्स कैसा है, पीरियोडिक है, साइन फंक्शन है, पीरियोडिक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी फोर्स की जो है वो क्या है, पी है। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल, तो इसका मतलब इस केस में पेंडुलम के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि 1D में हम लेके चल रहे हैं तो वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, एफ रिटार्डेड ओके माइनस एफ रिस्टोरिंग। ठीक है, माइनस एफ रिस्टोरिंग, और फिर आपके पास हो गया एफ रिटार्डेड माइनस एफ रिस्टोरिंग प्लस एफ एक्सटर्नल, सॉरी सॉरी माइनस नहीं होगा, सब प्लस होगा ना, प्लस होगा एक्सटर्नल। ठीक है, इतना हो गया। सो टोटल फोर्स आ गया इतना, हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो ये हो जाएगा मास टाइम एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन मास हो गया ऑसिलेटर का, और एक्सिलरेशन क्या होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, पोजिशन का दो बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, रिटार्डेड, रिटार्डेड कितना है, माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। ठीक, ये रिटार्डेड है। और रिस्टोरिंग कितना है, माइनस के एक्स, एक्सटर्नल कितना है एफ जीरो साइन पी टी। तो ऐसा करते हैं, माइनस वाले को एक साइड ले जाते हैं, तो ये जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो साइन पी टी। ठीक है, तो m से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और स्टैंडर्ड नोटेशन में डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखा जाता है एक्स डबल डॉट, मतलब दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे क्या बचेगा, गामा बाई एम, तो गामा बाई एम को हम मान लेते हैं टू बी, डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट प्लस के अपान एम आ जाएगा ना, एम से जब डिवाइड के अपान एम, तो इसको लिख लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो गया एक्स, इधर हो जाएगा एफ जीरो अपान एम, क्योंकि अगर एम से इधर डिवाइड किया एच एस में तो यहाँ पे भी डिवाइड किया एफ जीरो, मान लेते हैं स्मॉल एफ जीरो साइन पी टी, जहाँ पे टू बी है आपका गामा अपान एम, और ओमेगा नॉट स्क्वायर है के अपान एम। ठीक है, और स्मॉल एफ जीरो है कैपिटल एफ जीरो अपान एम। तो ये आ गया, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन आता है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन मिलेगा हमें साइन पी टी माइनस थीटा, जहाँ पे ए जो है वो क्या है, ए आपका है एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b² पी स्क्वायर, ये आपके पास है ए। और थीटा क्या होता है, थीटा आपका इस इक्वेशन टेन थीटा से रिलेटेड होगा 2bp अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, तो सोल्यूशन आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है उसमें उसका सोल्यूशन क्या है, एक्स बराबर साइन पी टी माइनस थीटा, जहाँ पे ए इतना है और टेन थीटा इतना है। तो अगर हम ए, सॉरी, तो ए जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है,
फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाइब्रेशन जो ऑसिलेटर है ना, तो साइन फंक्शन है, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो है वो कितना आ गया, इतना आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, तो हमें बेसिकली हमें निकालना है ए। तो ए की जो वैल्यू होती है, ए बराबर ए मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पी आर, और जिसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो पी आर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, तो आपको पता है ए मैक्सिमम इतना होता है, तो ए मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, है ना। ए मैक्सिमम यहाँ पे हम ए पी बराबर पी आर रख देंगे, पी बराबर पी आर रखेंगे, एफ जीरो अपान एम हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू रख दी है यहाँ पी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है प्लस 4b स्क्वायर, और पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आसान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ जीरो अपान एम, और डिवाइडेड में ये ओमेगा नॉट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर है तो 4b टू द पावर 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 8b4 अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गया इतना, और इसको हम अब यहाँ से ख़त्म करते हैं, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी शायद हमें, देखेंगे आगे अभी। तो इसको हम ए को बचा लेते हैं, तो ए मैक्सिमम हमारे पास आ गया। देखो यहाँ पे ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो ये हो जाएगा आपका 4b4, ये हो जाएगा माइनस 4b4 आ जाएगा, क्योंकि ये -8 है और ये +4 है, तो -4 हो गया, और 4b स्क्वायर यहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं 4b बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा एफ जीरो अपान एम, और 4b जब 4b स्क्वायर बाहर लेंगे तो हो जाएगा इतना, और यहाँ जाएगा -b स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक। ये आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका मतलब है जो आपके पास ए है उसका मान क्या है, मैक्सिमम है एक पॉइंट पे, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी हायर की तरफ जाती, पी की वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाते जाओगे तो ए का मान 0 हो जाता है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे पी है, इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड और पी को जब प्लॉट करेंगे तो कैसे जाएगा, अगर मान लें इनिशियली आपका एम्पलीट्यूड 0 था, पार्टिकल इनिशियली किस पॉइंट पे था, 0 पे, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, पी गोस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ए का प्लॉट, एक पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका पी आर, है ना, इस पॉइंट पे ये वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, ए मैक्सिमम। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हो जाएगी ए मैक्सिमम, हाइट ऑफ द कर्व। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं, इस लेक्चर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं ये यहाँ से लेके ये जो पीक है, पीक की इस एक्सिस से दूरी कितनी है, ए मैक्सिमम। तो ए मैक्सिमम अपान 2 कहाँ पे होगा, ए मैक्सिमम अपान 2 यहाँ पे होएगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मैक्सिमम अपान 2, क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए मैक्सिमम है, तो आधी दूरी ये हो गई। तो ये किस पॉइंट पे होगा, ए मैक्सिमम अपान 2 किस पॉइंट पे होगा, वही हमें निकालना है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है आपका पी एच, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस लेक्चर में, और इसी को बोलते हैं हाफ विड्थ, है ना, हाफ विड्थ बोलते हैं। तो वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिक जो है वो क्या है, बेसिक ये है कि ये जो कर्व आपका है, इस कर्व के मैक्सिमम का आधा, तो ये जो कर्व का पीक है ये ए मैक्सिमम हो गया, इसका आधा ये किस पॉइंट पे होगा, तो ये ए मैक्सिमम हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पी आएगा, ये तो पी आर है, ये पॉइंट का है पी आर, है ना, तो ये जो पी आएगा उसको हमने मान लिया पी एच, की मान लेते हैं पी एच पे एट पी इज इक्वल टू पी एच, ए आपका हो जाता है ए मैक्सिमम अपान 2 के बराबर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एट ए पी बराबर पी एच पे। ठीक है, तो एट पी बराबर पी एच ए की जो वैल्यू हो जाएगी ए मैक्सिमम अपान 2, तो ए मैक्सिमम हमने निकाल रखा है, ये है, और ये ए बराबर पी एच इसमें रख देंगे, रख के दोनों को बराबर करके एवेल्युएट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी, हम बोल देंगे कि ये हमारी पी एच की वैल्यू है। ठीक है, चलो हम देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये हाफ विड्थ बोलते हैं इसे, है ना,
तो अब ये समझ में आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ए का कर्व है, ए का कर्व इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है। ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होती है ए मैक्सिमम, इसकी आधी दूरी हो गई ए मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो पी है आपका, यानी इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी एच, क्या है इस पॉइंट पे पी एच है। ठीक है, ओके। तो जब पी एच है तो ए आपको पता है एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, हाँ। हाफ विड्थ क्या होती है, हाफ विड्थ बेसिकली ये जो विड्थ है, ये अगर हमें इस पॉइंट पे P पता चल जाए, इस पॉइंट पे P पता चल जाए, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें वही पता चल जाएगा हाफ विड्थ कितना होगा। तो अभी हम बाद में करेंगे, बट अभी हमें ये निकालना इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ए आपके पास है एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर, एफ जीरो अपान एम हो गया। ए मैक्सिमम भी हमने निकाला था, थोड़ा सा ए मैक्सिमम कहाँ निकाला, ये ए मैक्सिमम है। ठीक है, यह है एफ जीरो अपान एम 2b अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखो यही है, यही है। ठीक है, ए मैक्सिमम हमने निकाल लिया था, p बराबर पी आर रख करके इस वाले में। ओके, और एट पी एच, तो पी एच पे क्या है, पी एच पे जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो हाफ मैक्सिमम के बराबर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके पास है कर्व, ये कर्व था, ये पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी ए मैक्सिमम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, ए मैक्सिमम पॉइंट 2 है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ए मैक्सिमम पॉइंट 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कैसे निकलेगी, मान लेंगे इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है पी एच। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू एट एक्स बराबर पी एच, ये ए का कर्व है, तो ये जब पी एच है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ए पी एच ए को सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू पी बराबर पी एच पे कितनी होगी, ए मैक्सिमम पॉइंट 2, दैट्स इट। ठीक है, तो एट पी एच ए पी एच इज इक्वल टू ए मैक्सिमम पॉइंट 2, मतलब ए में हम पी एच रख देंगे, पी बराबर क्या रखेंगे पी एच, तो एफ जीरो पान एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था तो पी एच स्क्वायर हो जाएगा, ये पी एच स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए मैक्सिमम का मान हमें पहले से पता था, सॉल्व करेंगे, कैंसिल, एफ जीरो पान एम कैंसिल दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा 4b और ये अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस बी स्क्वायर, ये सब जा करके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4b अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा टर्म जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा सेम आपके पास अंडर रूट के साथ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी एच स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पी एच की वैल्यू निकालनी है, जो पी एच की वैल्यू आएगी उसी को हम बोल देंगे। ये जो पी एच आया है इसी पॉइंट पे आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का आधा होगा ना, ए मैक्सिमम अपॉन 2 के बराबर होगा। तो सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं पहले, जैसे स्क्वायर करेंगे 16 भी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट गया, और यहाँ से भी पूरा अंडर रूट लगा था तो ये भी चला गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा इतना, 14 बी स्क्वायर इतने के बराबर आ गया। तो अगर हम इसमें ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, अभी हमने यूज किया था पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो हम अगर इस इक्वेशन में ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पी आर के टर्म में वैल्यू रखें तो क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो हम पी एच निकाल रहे हैं वो आ जाएगा पी आर के टर्म में। ठीक है, इसका मतलब है जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है इसको हमें गायब करना है इस इक्वेशन से, रखना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर ये इधर चला आया तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो जहां जहां ओमेगा नॉट स्क्वायर था इक्वेशन में वहां क्या रख देंगे पी आर स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पी आर स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो 16b स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर होल स्क्वायर 4b स्क्वायर पी एच स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर गया, गायब हो गया इक्वेशन से। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे बचेगा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर बचेगा, 16b स्क्वायर है मल्टीप्लाई होगा 16b4 हो जाएगा बी टू द पावर 4। ओके, और ये पी आर स्क्वायर है माइनस पी एच स्क्वायर है और प्लस 2b स्क्वायर है। तो अगर हम ऐसा करें कि पी आर स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ले लें और ये 2b स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ले लें, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है आपके पास 16b4,
तो अगर हम इसको खोलेंगे तो बी टू द पावर 4 में आ जाएगा और इसका जो होगा बाद में देखेंगे। तो हम इसको खोलना चाहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, जहाँ पे ए आपके पास इतना है और बी आपके पास इतना। ठीक है, खोलोगे तो ए स्क्वायर पहला टर्म आ गया, ए स्क्वायर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 4b टू द पावर 4 आ गया प्लस 2ab, 2a ए ये है 2ab। ठीक है, ये आ गया और ये टर्म तो पहले से ही था यहाँ पे। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया इसका स्क्वायर सॉल्व करके, और ये जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई इस स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर, और सबको एक साइड लाते हैं, मतलब ये वाला टर्म भी इधर आएगा, ये वाला टर्म भी इधर आएगा, सब एक साइड आएगा। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ सिंप्लीफाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास है 4b स्क्वायर पी एच स्क्वायर, तो माइनस 4b स्क्वायर पी एच स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 4b स्क्वायर पी एच स्क्वायर। ये ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे इस ब्रैकेट में, इस पूरे टर्म में क्या बचा, 4b स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर, 4b टू द पावर 4, इधर कितना था 16b टू द पावर 4 था, इधर जाएगा तो 4 में से घटेगा तो मतलब -12 होगा। ठीक है, इधर है 16b स्क्वायर पी आर स्क्वायर, इधर कितना है 4b स्क्वायर पी आर स्क्वायर, तो 4 में से फिर 16 घटेगा तो फिर से -12 बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, सब टर्म को अरेंज कर लिया। ओके, तो अब अगर डैम्पिंग की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इफ बी इज वेरी स्मॉल, तो 4 पावर का कोई मतलब नहीं, जैसे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 होगा, है ना। 0.1 का अगर आप 4 पावर करोगे तो 1/10,000 होगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी का मान बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, फोर्थ पावर और छोटा होगा, फिफ्थ पावर और छोटा होगा, तो जितना छोटा होगा बी उतना ही पावर इनइफेक्टिव रहेगा। ये पावर को हम छोड़ देंगे क्योंकि बी आपका स्मॉल है, स्मॉल डैम्पिंग का केस मान लेते हैं, तो ये इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पी आर स्क्वायर। अच्छा, स्मॉल डैम्पिंग ही क्यों लेंगे, क्योंकि स्मॉल डैम्पिंग में ही आपको इस तरीके का पीक मिलेगा, अगर स्मॉल डैम्पिंग नहीं रहेगी तो पीक ऐसे फ्लैट मिलता है ना। तो इसलिए स्मॉल डैम्पिंग निकालना ही लेना ही पड़ेगा। तो माइनस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो गया और ये इतना हो गया। ठीक है, इसको अगर हम आर एच एस में ले जाएंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा, एक अंडर रूट आ जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर, स्क्वायर हटा अंडर रूट आया विथ प्लस माइनस साइन। तो 12 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2√3 आएगा, और b है स्क्वायर में, पी आर भी स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा बी पी आर। इसका मतलब आ गया पी आर स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें पी एच निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो पी एच को हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम पी एच स्क्वायर लिख लेते हैं, और पी आर इधर जाएगा, माइनस था यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा पी आर स्क्वायर और माइनस प्लस 2√3 बी पी आर। देख लेते हैं, ओके, तो दिस इज पी आर स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर प्लस माइनस 2√3 बी आर। करेंगे ये वाले टर्म को एल एच एस में लाएंगे और माइनस पी एच स्क्वायर को आर एच एस में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस था तो दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस प्लस 2√3 बी पी आर, और ये बचेगा पी एच स्क्वायर। तो पी एच स्क्वायर है, हमें चाहिए पी एच, स्क्वायर हटा यहाँ अंडर रूट आ गया, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो बचेगा पी आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और ये पूरा टर्म रहेगा। ठीक है, पी आर को बाहर निकाल लेते हैं, पी आर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पी आर से डिवाइड हो जाएगा ना, बेसिकली पी आर स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, पावर है 1/2, पी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, पावर चला गया तो सिंपल पी आर बचेगा। यहाँ बच जाएगा 1 माइनस प्लस 2√3 बी पी आर अपॉन पी आर स्क्वायर, क्योंकि एक पावर ऊपर है तो कैंसिल होगा, नीचे सिंगल पावर बचेगा पी आर। ठीक है, तो ये हो गया पी एच इज इक्वल टू पी आर। अब क्योंकि आपका ये बी का मान बहुत छोटा है, बी का मान क्या है बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका बेसिकली होता है कि सपोज अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका मान हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर ऑर्डर टर्म, है ना, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेसिकली अगर x का मान बहुत छोटा होगा तो पावर को बस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, हायर ऑर्डर टर्म इनइफेक्टिव रहेंगे। इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि b बहुत छोटा है, डैम्पिंग बहुत कम है, तो इसका मतलब ये x जो है
एक से बहुत छोटा होगा, इस एक से बहुत छोटा होगा। जब एक से बहुत छोटा होगा तो बायनॉमियल एक्सपेंशन से ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, है ना, 1 + nx, ये पावर यहाँ पे आ जाती है। तो ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा और ये 2√3/b हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब पी एच की वैल्यू आ गई PR 1 - + √3b/PR। PR अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PR -+1/2 तो खत्म ही हो गया, √3 × b इतना बचेगा। तो इसका मतलब हमने पीएच निकाल लिया। पीएच की वैल्यू क्या है, एक है PR -√3b और दूसरी है PR +√3b। तो अगर इसको प्लॉट करें कैसे बनेगा ये, ये थोड़ा यहीं पे कर्व बना देते हैं। ये आपके पास हो गया। तो सपोज ये हो गया आपके पास कर्व ए का, है ना। तो इधर आपके पास है P और इधर आपके पास क्या है, A। ये कर्व हो गया। तो कर्व के इस पॉइंट पे मैक्सिमम मान होगा, वो होती है फ्रीक्वेंसी PR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस पॉइंट पे पीएच होगा, है ना। ए मैक्सिमम अपान 2 ये पॉइंट है, ठीक है, ए मैक्सिमम अपान 2। तो ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा PR -√3b और ये पॉइंट होगा PR +√3b। अच्छा, थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं हम लोग। चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट स्लाइड ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है। इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड का कर्व है। तो एम्पलीट्यूड का कर्व किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, PR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारे पास क्या आया वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आया है PR प्लस माइनस, क्या वैल्यू आया है, पीएच की दो वैल्यू आई है, यानी PR +√3b। PR ये है तो PR प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, PR +√3b, है ना। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, PR -√3b। ये होता है आपका इतना। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, घटा देते हैं यहाँ से। तो इस वाले टर्म में से इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा पी। क्या मिलेगा, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, PR +√3b माइनस PR -√3b। तो माइनस PR कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस PR होगा, PR यहाँ प्लस है कैंसिल हो गया और यह आ जाएगा 2√3b। यही हो जाएगा डेल्टा पी। मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 2√3b, ठीक है। PR माइनस, ओके, सो इट इज नॉट 2√3b, इट इज PR माइनस ना होगा, है ना। हाफ विड्थ, फुल विड्थ 2√3b, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, देखो अब बैक चलते, ये क्या है, फुल विड्थ है ना, इस कर्व की पूरी चौड़ाई। तो अगर हाफ विड्थ की बात करेंगे तो PR में से घटाएंगे तो PR -√3b। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी डेल्टा P/2, ठीक है। हाफ विड्थ हमने डेल्टा पी लिया हुआ है एक्चुअल में, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं ये है आपका फुल विड्थ 2 डेल्टा पी, है ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी डेल्टा पी है तो ये भी सेम ही होगा डेल्टा पी। चाहिए निकालो डेल्टा पी, चाहिए डेल्टा पी निकालो। तो ये फुल विड्थ होगा, फुल विड्थ आपका हो जाएगा, फुल विड्थ हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ विड्थ, दैट इज डेल्टा पी। और डेल्टा पी हम निकाल ही चुके हैं। 2 टाइम्स डेल्टा पी आपके पास कितना आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, ओके। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे घटा देंगे तो फुल विड्थ मिल जाएगा, अंडरस्टैंडेबल राइट। और हाफ विड्थ के लिए क्या करेंगे, हाफ विड्थ हो जाएगा आपका, इसको 2 से डिवाइड कर दे, ये पूरे विड्थ को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ विड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया फुल विड्थ और हाफ विड्थ, ठीक है। तो हाफ विड्थ आपके पास डेल्टा पी है, PR में से घटा दोगे पीएच को, अगर PR में से पीएच को घटाओगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा √3b। और फुल विड्थ क्या होगा, 2 टाइम्स डेल्टा पी। और 2√3b, बी को फिर हम 2b को 1/τ लिख सकते हैं। और डेल्टा पी हमारे पास कितना आ गया, √3b। ये क्या है, हाफ विड्थ है। तो यहाँ पे एक बार इसको फिर से बनाते हैं। तो ये जो आपके पास कर्व है, सो दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस और दिस इज योर कर्व, ठीक है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम है ना, पॉइंट पे मैक्सिमम है। ये जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली में इस पॉइंट के बाद सिमेट्रिक होगा ये PR। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, यह है आपकी डेल्टा पी और इसकी वैल्यू है √3b, है ना। PR में से PH को घटाएंगे, ये PH है तो PH आपके पास है PR ±√3b। PR में से घटा देंगे तो डेल्टा पी हमें पता चल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल।
तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो है डेल्टा पी, ये है √3b। तो √3b, बी को हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2b हो जाएगा, 2b को लिख सकते हैं 1/टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और 1/टाउ। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट टाउ। तो टाउ को हम लिख सकते हैं Q/ओमेगा नॉट, और यहाँ पे 1/टाउ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/टाउ, इधर चला गया ओमेगा नॉट अपॉन क्यू। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, हाफ विड्थ की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें 1/टाउ की ओमेगा नॉट अपॉन क्यू, तो इसका मतलब क्या आ गया? हाफ विड्थ की वैल्यू आ गई डेल्टा पी। ये जो डेल्टा पी है यही तो सॉल्व करते आ रहे हैं, √3/2 इंटू ओमेगा नॉट अपॉन क्यू। तो जितना ज़्यादा विड्थ होगा, विड्थ जितना ज़्यादा होगा उतना क्यू वैल्यू कम होगा, और जितना कम विड्थ होगा उतना ही क्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। और ये हमें पता है कि क्यू हमें क्या बताता है, कितना आपका शार्प कर्व है। एक कर्व ये होगा बहुत शार्प है, और एक कर्व आपके पास ये कम शार्प है, और एक आपके पास ये फ्लैट कर्व है, ठीक है। थस फॉर हाई क्यू ऑसिलेटिंग सिस्टम द हाफ विड्थ ऑफ द एम्पलीट्यूड रेजोनेंस इज स्मॉल। बहुत पतला विड्थ होगा कर्व का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया हाफ विड्थ कैसे कैलकुलेट करना है, एंड सो ऑन।